नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम क्ले मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सॉइल कोलॉइड्स के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि सॉइल कोलॉइड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अलग अलग कोलॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उस स्ट्रक्चर से वो क्या प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट करते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज इस वाले पार्ट में हम 1:1 टाइप मिनरल्स की बात करेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हम मिनरल कब बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस को हम मिनरल तब बोलते हैं जब वो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करता है। इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं, जिसमें पहला है कि उस सब्सटेंस को सॉलिड होना चाहिए, वो नेचुरली प्योर फॉर्म में अकर करे, उसका एक वेल डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए और उसका एक बहुत ही वेल डिफाइंड क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जब कोई भी सब्सटेंस इन चारों चीज़ों पे खरा उतरता है तब हम उसे बोलते हैं कि वो एक मिनरल है। बट स्टिल एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। तो एक मिनरल है जो कि सॉलिड नहीं है, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर का, उसके नेचुरली अकरिंग हैबिटेट पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो हमारा मिनरल कौन सा है? मर्क्यूरी। खैर कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं कि मिनरल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जो हमारे मिनरल्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो ओरिजिनल रॉक कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसा पेरेंट मटेरियल था वैसा ही वो छोटे पीसेस में आ गया और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके वहीं पे उसके पेरेंट मटेरियल के जैसे हैं। तो क्या बोलेंगे? वो होगा हमारा प्राइमरी मिनरल, जैसे कि माइका हो गया, हॉर्नब्लेंड हो गया, फेल्सपार हो गया। तो ये सब हमारे प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। इनका क्या होता है, ये कैसे बनते हैं कि हमारा जो मॉल्टन मास है, हमारे अर्थ के अंदर जो भी मॉल्टन मैटर है वो जब कूल होता है, कूल डाउन होने के बाद वो सॉलिडिफाई होता है और फिर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करता है एज अ सब्सटेंस। तो वो क्या हुए हमारे, ये सारे हमारे बन जाते हैं प्राइमरी मिनरल्स। ये जनरली एनहाइड्रस होते हैं। जबकि हमारे जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं वेदरिंग से या मेटामॉर्फोसिस से। किसका होता है मेटामॉर्फोसिस? वो चेंज जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो जो प्राइमरी मिनरल था उस प्राइमरी मिनरल में किसी वजह से चेंज आ रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, उसमें वेदरिंग हो रही है। तो उन सब की वजह से क्या होगा, हमारा दूसरे टाइप के कैरेक्टर्स शो करेंगे वो सब्सटेंसेस। तो वो जो मिनरल्स हुए हमारे, वो क्या हुए हमारे सेकेंडरी मिनरल्स। तो ये जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं ये हाइड्रस होते हैं, जबकि हमने बात की थी कि प्राइमरी मिनरल्स एनहाइड्रस होते हैं। सेकेंडरी मिनरल के एग्जांपल्स कौन से हो गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट केओलिनाइट, मोंटमोरेलिनाइट, एलाइट, लेमोनाइट। तो ये सब हमारी क्या है? सेकेंडरी मिनरल्स। तो जहाँ हम बात कर रहे थे सेकेंडरी मिनरल्स की, तो सेकेंडरी मिनरल्स को अगर हम आगे फर्दर देखें तो हम उसमें देखते हैं क्लेज। तो क्लेज हमारे जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हाइड्रस एल्यूमिनियम पायरोसिलिकेट्स, जिनमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अलग अलग अमाउंट में हो सकते हैं। इनका जो शेप होता है वो जनरली क्रिस्टलाइन होता है और हेक्सागोनल प्लेट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि जो क्ले कोलॉइडल पार्टिकल का सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे मिसेल, और उसमें होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो मिसेल में नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाला मिसेल पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और उससे क्या बनाएगा? ये हॉलमॉन्स लेयर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस जब अट्रैक्ट होंगे तो उससे बनेगी ये हॉलमॉन्स लेयर, जो है हमारी आयनिक डबल लेयर जिसे हम बोलते हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि हमारे जो ये पायरोसिलिकेट्स हैं, ये जो कोलॉइड्स हैं, क्ले के कोलॉइड्स हैं, इनमें अलग अलग अमाउंट में एल्कली मेटल्स हो सकते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब हो सकता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी क्ले किस रीजन में फॉर्म कर रही है
उस चीज़ का असर पड़ता है हमारे क्ले के कॉम्पोजिशन पे। तो जैसे कि अगर हमारी क्ले फॉर्म हो रही है टेम्परेट रीजन में, तो वहाँ पे टेम्परेट रीजन में जो हमारी सिलिकेट क्लेज हैं वो फॉर्म होती हैं। ह्यूमिड रीजन अगर होगा तो वहाँ पे जनरली एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा, एल्यूमिनियम आयन्स और हाइड्रोजन आयन प्रीडोमिनेट करते हैं, जो बनाते हैं हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लेज या जिसे एसिड क्लेज बोलते हैं। एरिड रीजन में हमारे कैल्शियम आयन्स और मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे कैल्शियम क्लेज बनती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे ये जो क्ले कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ किस टाइप से होती है, तो वो किसी मिसाइल पे कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एड्जॉर्ब होंगे या उस मिसाइल को वो किस तरह से फ्लॉक्यूलेट करेंगे, तो वो स्ट्रेंथ जो है अगर हम देखें तो हमारा जो एल्यूमिनियम आयन है उसकी सबसे ज़्यादा होती है और हमारी सोडियम आयन की सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है, फिर हाइड्रोजन आयन, फिर कैल्शियम आयन, फिर मैग्नीशियम आयन, फिर पोटाशियम आयन, फिर सोडियम आयन। तो जैसे हमने देखा कि इनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर रही है फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सोडियम। तो जो हमारे एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड्स से जो क्लेस बन रहे हैं उन क्लेस को हम बोलते हैं सेस्की ऑक्साइड क्लेस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेस्की ऑक्साइड क्लेस की। तो ये बनते कैसे हैं, बड़े ही मज़ेदार चीज़ है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल जिस कंडीशन में होती है जहाँ पे, वहाँ ये जनरली बनते हैं। होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सॉइल में लीचिंग हो गई बेसिस की। अब जो भी बेसिस थे वो लीच आउट हो चुके हैं। बेसिस की लीच आउट होने के बाद उनकी जगह ले ली हमारे हाइड्रोजन आयन ने। वो जो हाइड्रोजन आयन है वो जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सिलिकेट मिनरल्स पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और वो बनाएंगे फ्री सिलिसिक एसिड। ये जो सिलिसिक एसिड है ये सॉल्युबल होता है और ये ड्रेनेज के साथ लीच आउट हो जाता है। उसके बाद बचता क्या है वहाँ पे, कोलॉइडल एल्यूमिनियम और कोलॉइडल आयरन हाइड्रोक्साइड्स। तो सिलिका कंटेंट हमारा कम हो ही गया है, उसमें हमारे आ गए ये एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड्स। तो इनको जब ये रेसिडुअरी क्ले में जब ये बच जाते हैं तो इस तरह की क्ले को हम क्या बोलते हैं, सेस्की ऑक्साइड क्ले, जिसमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये सब हो जाता है। तो ये बन गए हमारे सेस्की ऑक्साइड क्लेस। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि ये ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो नहीं करते, कोहेशन नहीं शो करते, इनका जो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कम होती है, और क्योंकि उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है तो क्या होगा, उसका फर्टिलिटी कम होगी। फर्टिलिटी कम होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिनरल पार्टिकल है वो कहाँ हो रहा है, सॉइल में के साथ बंध गया है, जिसकी वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो उसमें इस टाइम पे जो हमारा एलिमेंट जो टाई अप हो जाता है वो है हमारा जनरली फॉस्फोरस। अगर हम बात करें कि सेस्की ऑक्साइड क्लेज किस तरह से, मतलब किस कॉम्पोजिशन में, किस किस टाइप की सॉइल में मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की सॉइल्स में सेस्की ऑक्साइड क्लेज का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। वो अलग अलग सिलिका सेस्की ऑक्साइड का रेशियो हर सॉइल में अलग होता है। तो अगर हम ब्लैक सॉइल्स की बात करें तो उसमें होता है हमारा अराउंड 3 से 4.3 तक का रेशियो हो जाता है। अगर हम ब्लैक सॉइल्स या एशी ग्रे सॉइल्स की बात करें तो उसमें 2.5 से ज़्यादा होता है। रेड या ब्राउन सॉइल्स की बात करें तो उसमें 2 से 2.5 तक होता है। लेटराइट सॉइल्स में जनरली 1.3 से लेस होता है। जो हमारी ज़्यादा क्लेई सॉइल्स हैं उसमें रेशियो ज़्यादा होगा, और जो हमारी कोर्स या जो लाइट सॉइल्स हैं उसमें रेशियो कम होगा। ज़्यादा रेशियो का मतलब होता है कि उसका जो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, वो हाइड्रोस्कोपिक भी होगी, और फील्ड की मॉइस्चर कैपेसिटी भी बढ़ाएगी वो, और फर्टिलिटी इन जनरल बढ़ाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा सिलिका सेस्की ऑक्साइड रेशियो किस तरह से अफेक्ट करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें यहाँ पे पता चला कि हमारी जो सेस्की ऑक्साइड क्लेज होते हैं
लीचिंग की वजह से उनका जो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। बेसेस एक्सचेंज नहीं होंगे तो फर्टिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आयन एक्सचेंज नहीं होगा। जब आयन एक्सचेंज नहीं होगा, फर्टिलिटी कम होगी, तो वो सॉइल हमारी पुअर हो जाएगी। अब अगर हमारा सिलिका और सेस्की ऑक्साइड क्ले का अगर हम रेशियो देखें, तो अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो हमारी जो फर्टिलिटी होगी वो सॉइल की ज़्यादा होगी। अगर सेस्की ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हमारा रेशियो क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो वो जैसे कि हमारी कोर्स सॉइल्स में होता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी फर्टिलिटी डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलिकेट क्ले मिनरल्स की, तो हम देखेंगे कि हमारे जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 1:1 टाइप क्ले मिनरल्स पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करेंगे सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते किस चीज़ से बने हैं। तो इनका एक क्रिस्टल लैटिस होता है। उस लैटिस में क्या होता है, यूनिट्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। अब हमारी वो जो यूनिट्स हैं वो किस चीज़ की बनी है, वो बनी होती हैं शीट्स की। अब वो शीट्स क्या होती हैं, शीट्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की शीट्स हो सकती हैं। जो हो सकता है कि वो सिलिका से डोमिनेटेड हो, या हो सकता है कि वो एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम से डोमिनेटेड शीट हो। तो ये जो शीट्स हैं ये आपस में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स के थ्रू, आयंस के थ्रू लिंक्ड होते हैं। तो अगर हमारा सिलिका डोमिनेटेड शीट है तो वो जो है उसमें सिलिका एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन या 4 हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ कंबाइन करेगा अगर वो हाइड्रेटेड है तो एक सिलिका 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हम बोलते हैं उसे टेट्राहेड्रल, और ये 4 साइडेड कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। जबकि अगर कोई शीट में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम डोमिनेट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे एल्यूमिनियम शीट या मैग्नीशियम शीट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसकी इस शीट की होती हैं 8 साइड्स, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसमें 6 ऑक्सीजन आयंस या 6 हाइड्रोक्सिल आयंस कंबाइन करते हैं एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के साथ। अगर वो शीट एल्यूमिनियम डोमिनेटेड है तो हम उसे बोलेंगे डाई ऑक्टाहेड्रल। अगर वो शीट मैग्नीशियम डोमिनेटेड है तो हम उसे बोलेंगे ट्राई ऑक्टाहेड्रल। इसमें हम अगर देखें तो ये होता क्यों है, हम उसे डाई ऑक्टाहेड्रल और ट्राई ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न है। होता क्या है कि 2 एल्यूमिनियम 3+ आयंस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन जो है उसका चार्ज Mg2+ के 3 आयंस के बराबर होता है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं, अगर वो Al डोमिनेट कर रहा है तो हम बोलेंगे डाई ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वहाँ चाहिए हमारे को 2 एल्यूमिनियम। अगर मैग्नीशियम डोमिनेट कर रहा है तो वहाँ पे 3 मैग्नीशियम आयंस होंगे, तो हम बोलेंगे उसे ट्राई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो अगर हमसे कोई बात करे कि हमारे जो सिलिकेट क्लेज हैं उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक टेट्राहेड्रल शीट है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, और एक ऑक्टाहेड्रल शीट है। ये बेसिक शीट्स जो हैं अलग अलग तरीके से आपस में कंबाइन होके अलग अलग टाइप के सिलिकेट क्ले मिनरल्स बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें 1:1 टाइप के क्ले मिनरल्स की, तो हम देखेंगे कि इसमें एक सिलिका शीट होती है और एक एल्यूमिना शीट होती है। एक सिलिका शीट जैसे कि हमने देखा, एक हमारी सिलिका शीट है ये, और एक हमारी एल्यूमिनियम की शीट है। और ये जो सिलिका और एल्यूमिनियम शीट है ये आपस में ऑक्सीजन एनायंस के साथ अटैच्ड होती है। अब ये ऑक्सीजन की वजह से आपस में अटैच्ड है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। ये और सिलिका और एल्यूमिनियम किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ। और और इसी तरीके का पैटर्न जब दोबारा रिपीट होगा ये वाला, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम देख रहे हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे तो है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है
और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग शीट्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अटैच्ड है। तो जहाँ पे आ गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो उससे क्या होगा कि आपस में यहाँ पे एक्सपेंशन कम होगा। अब जब एक्सपेंशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैटायंस एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है, क्योंकि जहाँ पे भी फ्री आयंस आएंगे वहीं से एक्सचेंज होंगे, अब वो उसमें एक्सचेंज करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए जो 1:1 टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, प्लास्टिसिटी कम होती है, कोहेशन, श्रिंकेज और स्वेलिंग ये सब कम होता है। तो इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है उसमें हमारा आ जाता है केओलिनाइट। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो लेयर्स के बीच में, इनकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा तो कैटायंस जो हैं वो एड्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट पुअर हो जाएगा हमारा जो क्ले है। तो हम इसमें एक और चीज़ होती है, सिलिका एल्यूमिनियम शीट के बीच में 0.7 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डी स्पेसिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केओलिनाइट जो है कब सिंथेसाइज होता है, जब एलुमिना और सिलिका आयंस की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल्स ही होती है, तो वो इस तरीके से कंबाइन कर लेते हैं। इसकी जो लेयर्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, और ये तो हमें पता चल ही गया है कि इसका आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम है, आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है इसमें। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि केओलिनाइट जो है वो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ हाई ऑर्डर के इंटेंसिटी की शो नहीं करता। इसका साइज़ 0.1 से 50 माइक्रोमीटर की विड्थ तक हो सकता है, जो कि जनरली 0.2 से 2 होता है, उसमें ही ऊपर नीचे रेंज कर सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि केओलिनाइट जो है वो सबसे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब जो हैलोसाइट हमने देखा था उसकी जो शीट्स होती हैं वो केओलिनाइट से थोड़ी ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करती है, श्रिंकेज, स्वेलिंग ये सब ज़्यादा शो करती हैं, क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या होता है, शीट्स ऑफ वाटर होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा श्रिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, श्रिंकिंग, स्वेलिंग ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। टोटल सरफेस एरिया भी उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के साथ हमारा ये केओलिनाइट और 1:1 टाइप के मिनरल्स का सेशन खत्म। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।